नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आज की हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ हैं रियासी के वार्ड नंबर 8 की पार्षद जहां खान जी और इसके साथ ही हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 के पार्षद वरुण शर्मा जी। इनसे तमाम सवालात करेंगे, तमाम मुद्दों पर, रियासी के विकास के बारे में और इसके अलावा भी अन्य मुद्दों पर बातचीत इनसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जहां खान जी से। और इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज इन्होंने रियासी के पुराने अस्पताल का, जो कि रियासी के मेन बाजार में है, वहां का दौरा भी किया है और क्या कुछ वहां पे इन्होंने देखा है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जहां आरा जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। थैंक यू अंची जी, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने यहाँ हमें बुलाया और हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात आपके सामने रख सकें, लोगों के सामने रख सकें। जहां जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज आपने रियासी के पुराने अस्पताल का दौरा किया है, क्या कुछ आपने वहां पे देखा? क्या लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं वहां पे मिलनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर, क्या मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि जब ये पुराने हॉस्पिटल को रातों रात उठाया गया था, आप भी जानते हो, रात को ही शिफ्ट कर दिया गया था। काफी विरोध भी उस समय हुआ था, लोगों ने बहुत आवाज भी उठाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ इस मामले में। अब बहुत देर के बाद ये हॉस्पिटल फिर से वजूद में आया तो हमें खुशी हुई थी कि चलो हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल जो है हम लोगों को नजदीक पड़ता है तो फैसिलिटीज आ जाएंगी, हमें आराम हो जाएगा। लेकिन 2 साल गुजरने के, लगभग 2 साल हो गए हैं, 2 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये नहीं है कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स भी हैं हॉस्पिटल में। आज मैंने और वरुण शर्मा ने वहां दौरा भी किया, क्योंकि काफी लोग हमसे बात कर रहे थे कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि लोगों की शिकायतें आपको आई, उसके बाद आपका ये दौरा था? नहीं, हम पहले हम बात करते थे कि ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है, आज शुरू होगा, सामान नहीं हुआ यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहा था। फिर लोगों ने भी हमसे बात करनी शुरू की कि जब भी रात को कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाए कोई, या किसी को चोट आ जाती है, या कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, तो वो जब इस हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। ये लोग सीधे बोलते हैं माड़ी हॉस्पिटल में चले जाओ। अब जिसके पास गाड़ी होगी वो तो चला जाएगा। अब आपको पता है रियासी में कितने लोग अमीर हैं, 60 to 70% लोग जो हैं वो बीपीएल या फिर मिडिल क्लास में आते हैं। तो गाड़ी की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग माड़ी नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ से जाएंगे ऑटो स्टैंड, वहां से ऑटो कैब तक किसी के पास 300-400 रुपया है नहीं है ऑटो करने के लिए। जब तक माड़ी पहुंचते हैं शायद पेशेंट की तबीयत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो ये सोचकर हम दोनों ने, काफी दिन से हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे, तो आज हम लोग गए वहां पे। डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी थे वहां पे, उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कितने डॉक्टर वहां पे थे? एक ही डॉक्टर था या 2-3? एक फीमेल डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई। डॉक्टर सोनम भी वहां थे, जो कि कोविड के इस वक्त इंचार्ज हैं। डॉक्टर बिलाल हैं, और भी कई सारे उधर हमें मिले जो मुलाजिम हैं वहां पे। उन्होंने हमसे कहा कि हम तो तैयार हैं, हमसे जितना हो सकता है हम यहाँ करते हैं, हम तो तैयार हैं कि लोगों की खिदमत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है। हमारे पास कुछ सामान ही नहीं है। अगर किसी को चोट आती है तो स्टिचेस लगाने के लिए हमें सामान चाहिए, या किसी को कोई इसका लूज मोशन वगैरह लगते हैं, वो जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी उनके पास सामान नहीं है। ड्रिप वगैरह लगाने के लिए कुछ नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है। इवन जो मामूली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है किसी को, उसके लिए भी उनके पास कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने जब हमसे बात की तो फिर हम उनसे मुलाकात के बाद वरुण जी ने वहां से बीएमओ सर को फोन किया। उन्होंने बोला मैं जम्मू कहीं मीटिंग में हूँ, तो उसके बाद हम सीधे सीएमओ ऑफिस चले गए। सीएमओ सर से हमारी बात हुई, हमने सारी बातें जो हैं उनके सामने रखी, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी की कि वो विद इन डेज ये हमारा मसला जो है वो हल करेंगे, विद इन डेज मसला हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि वो यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, पूरे जिले को उन्हें देखना होता है, तो जिला हेडक्वार्टर रियासी में भी वो सही से जो है सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी कहीं कमी रही है? अभी तो वो कुछ दिनों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कमी, कहीं ना कहीं कमी उन्हीं के एंड पे ये लगती है। अंची जी, मुझे लगता है कि आजकल जो है, आजकल सिर्फ ध्यान दिलाने की जरूरत है।
कोई खुद से किसी को नहीं देख रहा। ये शायद कोविड की आड़ में ये सारा कुछ हो रहा है या क्या है, मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि ध्यान उनका जो है कन्वर्ट करना पड़ता है उस तरफ कि ये परेशानी हो रही है। उसके बाद मुझे लगता क्या है लगता है कि यहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं, नुमाइंदे नहीं है, एमएलए नहीं है, क्या ये भी रीजन है कि जो मुद्दे उनके होते कुछ हल होते थे, अब वो एमएलए नहीं है तो कुछ दबाव भी नहीं है प्रशासन पे? क्या लगता है कि ये कारण भी हो सकता है? फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है इस बात की कि हम जब हम घर में ही हैं तो हम अपने घर के बड़े के पास जाते हैं किसी मसले को लेके, उस मसले का हल निकलता है, लेकिन जब बड़ा ही नहीं होगा तो मसले को लेके कहाँ जाएंगे हम। तो ये फर्क तो काफी ज्यादा पड़ा है। और हम लोग जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हमें चुना हुआ है, लोग हमारे पास आते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनकी मदद कर पाए, लेकिन हमें भी उनकी मदद करने के लिए आगे जाना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं आगे। चलिए मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हम कोशिश करते हैं, जो अधिकारी हैं उनको उनके ध्यान में जो समस्याएं हैं वो लानी पड़ती हैं, खुद से कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं करता है, सुविधाएं पूरी नहीं देता है। और इनका कहना था कि जो विधानसभा की इलेक्शंस हैं कहीं ना कहीं वो नहीं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस कारण भी जो बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जो दबाव एक बनता था विधायक के होने का वो कहीं ना कहीं नहीं बनता है। वरुण जी, आपका भी स्वागत है रियासी अपडेट्स में। आज के विजिट के बारे में पहले जानना चाहेंगे, क्या आपने वहां पे देखा? अंशु जी, रियासी की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ, मैं और ज़हरा खान मैडम आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में गए, ये जो पुराना हॉस्पिटल है हमारा मेन बाजार में, तो यहाँ गए हमें ओल्ड हॉस्पिटल जी, ओल्ड हॉस्पिटल रियासी में, तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कहा जा रहा है जी, जिसका दर्जा जी। तो हम वहाँ गए तो हमें एक डॉक्टर मैडम वहाँ पे मैडम बैठे हुए थे, तो नर्स स्टाफ भी वहीं था। तो मैंने स्टाफ से पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है? तो उन्होंने बोला कि हम देने को तैयार हैं, बट यहाँ पर भैया यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आती, काफ़ी देर हो गई यहाँ पर सप्लाई आए हुए, तो हम कहाँ से करें? तो इसके बाद हमने वीएमओ सर को मैंने कॉल की, तो वो बोलते कि मैं जम्मू में हूँ। तो उसके बाद हम सीएमओ सर के पास गए, तो उनको हमने सारा बताया कि सर ऐसा ऐसा है, वहाँ पर हम गए थे, तो वो बोलते कि हम करने को तैयार हैं, सक्षम है, बट यहाँ पर सप्लाई काफ़ी देर हो गई कि अब पता नहीं महीने या साल हो गए कितना कि यहाँ पर सप्लाई नहीं आई हुई। तो अगर हमें सामान आता है तो हम ज़रूर फर्स्ट एड यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सारा उनको सीएमओ सर को मैंने और मैडम ने बताया, तो सीएमओ सर ने हमें बोला कि विद इन डेज में वरुण जी मैं फर्स्ट एड वहाँ पर शुरू कर दूंगा। और ये हम आज पहली बार हम सीएमओ सर से बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि हम विद इन डेज में मैं जो आप बोल रहे हो कि सप्लाई बंद है, मैं देखूंगा इसको, मुझे मेरे नॉलेज में अभी आपने लाया तो मैं इसको देखूंगा, मैं वहाँ पे विद इन डेज में फर्स्ट एड जो है वो हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे लोगों के लिए। लेकिन वरुण जी, हम भी देखते थे ये कुछ साल पहले भी हम ये सुनते थे जब से हॉस्पिटल ये शिफ्ट हुआ है कि वहाँ पे जो जरूरी सामान है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो जरूरी सामान की जरूरत पड़ती है वो वहाँ पे नहीं होता था। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, आज आप दोनों जो पार्षद हैं वहाँ पे गए, विजिट किया, आपने कहा कि लोगों ने आपके समक्ष ये समस्याएं उठाई थी, लेकिन इससे पहले आपने भी आज तक दौरा नहीं किया है वहाँ पर, क्या इससे पहले समस्याएं नहीं थी? अंशु जी, मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ कि जब यहाँ पे हॉस्पिटल था, मैं डेली शाम को इस हॉस्पिटल में एक विजिट मेरा होता था कि क्यों किसी की ज़रूरत होगी, कोई भी मतलब किसी तरह से कोई लाचार होगा, कुछ होगा, उनकी हेल्प के लिए। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि एक सोशल वर्कर के नाते तो मैं वहाँ पे विज़िट करता था। आपको पता होगा जब वो हुआ था अपना बम बम बोले के टाइम, जब सारा कर्फ्यू वगैरह लगा होता था, तो मैं और मेरे साथ एक दो और जने हमारे एरिया के, हम वहाँ से रोटी प्रोवाइड करके हॉस्पिटल में ले जाते थे। जो पेशेंट के साथ लोग आए होते उनको हम देते थे। तो जब से यहाँ से हॉस्पिटल उठा के माड़ी में चला गया, शिफ्ट हो गया है, तो रोज़ तो माड़ी हम नहीं जा सकते डेली इसके लिए, तो उसके बाद भी हम डेली कहीं बीच बीच में जाते रहे। तो ये इस हॉस्पिटल का बाद में हमारे जो रियासी के सिटीजन थे उन्होंने बहुत एजिटेशन की इसके लिए, फिर बाद में यहाँ पे चाइल्ड हॉस्पिटल दिया गया, सैंक्शन हुआ। तो हमने बीच में मैं एक दो दफ़ा गया भी था, यहाँ फर्स्ट एड मिलती थी। आज भी आप जाओगे वहाँ पे बॉटल्स पड़ी होंगी, ये अपना जो लिक्विड होता है लगाने के लिए हाथों में जो लग जाए, हाँ, छोटी मोटी चोटों के लिए पड़ा है। बट जो स्टिचेस वगैरह हो गए, जैसे
किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होगी जिला उसमें अस्पताल के जी लिए जी बोल दिया जाता है हाँ, वहाँ क्योंकि इधर कोई भी ड्रिप वगैरह का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, स्टाफ है तो रखना चाहिए, उनको सप्लाई देनी चाहिए और ये काम करें छोटे छोटे। जैसे रात को किसी को अगर बाई चांस किसी को रात को छोटा सा कट लग गया, वो एक स्टिच लगाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएगा। अगर उसके पास गाड़ी नहीं होगी तो रात को वो बेचारा पर्सनल कोई गाड़ी करेगा तो 100-200 रुपया ऑटो वाला लेगा उनसे। तो इतनी दूरी मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट एड यहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर ज़रूर ये 24 घंटे ये यहाँ पर फर्स्ट एड होनी चाहिए। फर्स्ट एड पूर्ण रूप से यहाँ पे मिलना चाहिए। जहाँ आरा जी, अब सवाल मेरा ये है कि अब तो एक लंबा अरसा हो गया है जिला अस्पताल जो यहाँ से अस्पताल को शिफ्ट हुए, लेकिन इतनी देर से अभी तक जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की जो सुविधाएं उस दर्जे के तहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। क्या लगता है आखिर कमी कहाँ पे है? इतना वक्त आखिर क्यों लगता है सरकारों को किसी चीज को देने में, पूरी तरह से फैसिलिटीज देने में? अगर इस तरह से रहा तो जो विश्व गुरु की बात हम करते हैं तो वो कैसे बन पाएगा? जी, आपने कहा कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे दिया हुआ है। हम यहाँ मीटिंग में गए थे, डॉक्टर सुखदेव जी और उनके साथ उनकी टीम जो है, जिसमें अमित शर्मा जी भी हैं, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे। एक लंबा संघर्ष रहा है, उन्होंने किया हुआ है। फिर उनसे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला कि हमने एक फाइल जो है वो सेक्रेटरीट में भेजी हुई है। अब काफी दफा हमारी इस मसले पर बात भी हुई, तो उन्होंने बोला कि ये फाइल जो है प्रोसेस में है। अब आप भी मेरा सवाल यही, इसी जो प्रोसेस वर्ड है इसी पर मेरा सवाल है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगता है? अगर विश्व गुरु हम देश को बनाना चाहते हैं तो अगर एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जिसे हम घोषित कर चुके हैं उसके बावजूद भी यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप, या जो भी आपको पोस्ट की बात है तभी मैं बोल रही हूँ आपको। मीटिंग में हम गए थे, उन्होंने बोला था जी इतने डॉक्टर्स की 31 शायद इतना बोला था उन्होंने। डॉक्टर्स की भी टीम यहाँ आने वाली है 30 के करीब। हाँ, डॉक्टर्स, हाँ, पूरा स्टाफ आने वाला है यहाँ। तो काफी मतलब इसके बाद भी आज शायद इस बात को भी 1.5 साल के अंदर हो चुका है, इतना अरसा गुजर चुका है इनका। अब फाइल भी सेक्रेटरीट में है, तो गवर्नमेंट को इतना, वही मैंने आपसे पहले भी बोला कि जब तक बोलो ना तब तक नहीं मिलता कुछ भी। अब इसके लिए भी शायद फिर से कुछ संघर्ष करने की जरूरत है हमें, फिर से बाहर निकलने की। फिर नारेबाजी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा। तो भी बोला कि जब तक मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं आता है, यहाँ फैसिलिटीज नहीं आती हैं, आप कम से कम यहाँ फर्स्ट एड तो दे दीजिए। तो उन्होंने बात भी समझी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात भी हुई उनसे। मैं तो यही कहूंगी आपको कि जब तक इंसान ये सोचता रहेगा कि पार्टीबाजी है तो तब तक तरक्की नहीं है। चलिए, अब आपने पार्टीबाजी की बात उठाई है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी से हैं, या फिर मौजूदा समय में जो परिस्थिति बनी है नगर पालिका रियासी की, क्योंकि जब पहले पोलिंग हुई थी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था प्रधान पद के लिए, तो उसमें 6 का आंकड़ा आया था और एक जो सीट है उसके बाद कांग्रेस के खाते में गई है, वहां पे उपचुनाव हुआ था। तो अब आप किस तरफ हैं? मैंने शायद पहले भी आपसे इस मसले पर बात हुई है मेरी। हमने पहले भी कहा था हमारे लिए पार्टी मायने नहीं रखती। क्या आपको लगता है कि किसी काम को करने के लिए पार्टी का होना जरूरी है? अब आपके पास कोई पार्टी नहीं है, आप काम नहीं कर रहे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सत्ता है वो केंद्र से चल रही है, तो डेवलपमेंट फंड्स अगर सेम पार्टी का कोई नुमाइंदा होगा तो आसानी होती है, ऐसा माना जाता रहा है। हमें जद्दोजहद की आदत हो गई गंजी जी, हम जद्दोजहद करते हैं। तो जब हमने चुनाव जीता है तो हमने किसी पार्टी के दम पे नहीं जीता। तो आज भी हम किसी पार्टी के बिना, ये मानती हूँ मैं आपकी बात कि पार्टी का होना किसी के पास जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि इंसान हेल्पलेस हो जाता है कि वो कुछ खुद से कुछ नहीं कर पाता। हम कोशिश करते हैं, हम जाते हैं, ये नहीं है कि सर हमारी बात। मेरा सवाल ये था कि अगर चुनाव प्रधान पद के लिए फिर से चुनाव होता है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 6 जो वोट है दोनों तरफ ये है, और जब तक वहां पे इलेक्शन नहीं हो जाती वार्ड नंबर 13 में उसका नतीजा नहीं आ जाता तब तक वही स्थिति रहेगी। तो अब वहां पे इलेक्शन हो चुकी है, अब आप किस तरफ? हम इंडिपेंडेंट ही हैं, हम वही हैं और वही रहेंगे। लेकिन वोट तो किसी एक को करना पड़ेगा ना? वोट करना पड़ेगा। यहाँ नोटा वाला ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, नोटा वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन हम तरक्की की तरफ है, जो सही काम करेगा। तो आपके हिसाब से सही काम कौन कर रहा है?
अभी जो मौजूदा सत्ता है नगर पालिका की, वो सही काम कर रही है या नहीं? जवाब आपके पास है अंचित जी? आपके पास जवाब है? आप रोज कवरेज लेते हैं, आपके पास जवाब है इस बात का? हम अपना काम देख रहे हैं कि हम म्यूनिसिपैलिटी में हैं एक सीट पे, क्योंकि कल तक हम भी आम आदमी बन जाएंगे, 2 साल के बाद 3 साल के बाद, जब भी हम भी आम आदमी बन जाएंगे। हम कहते हैं जब तक हम सीट पे हैं हम काम करें। अब कोई क्या कर रहा है, मैंने शायद बहुत बार म्यूनिसिपैलिटी में बैठ के सर से ये बात भी की है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें ये मत देखें कि ये कांग्रेस का है और मैंने उनको ये बात भी क्लियर की कि मेरे और वरुण के पास कोई पार्टी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है हम काम नहीं करेंगे? ऐसी बात नहीं, हम कल भी इंडिपेंडेंट थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो आज भी इंडिपेंडेंट हैं, कल भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। वरुण जी, हम चाहते हैं कि बिना किसी किंतु परंतु के आप भी किस तरफ हैं वो थोड़ा क्लियर कर दें। जी अंशु जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आप 2 पार्षद वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 8 के, कहीं ना कहीं जो भविष्य में नगर पालिका रियासी में किसकी सत्ता होगी वो निर्णय कहीं ना कहीं आप दोनों से भी होगा, तो इसलिए आप किस तरफ हैं ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अंशु जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हम किस तरफ हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और रही बात, हमने स्टार्टिंग में बीजेपी को हमने समर्थन दिया था, हमने कमेटी को समर्थन दिया था, तो वो 2 साल हमारे जो हैं वो गुजर चुके हैं। और अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है या हमें आप पूछ रहे हैं कि आप किस तरफ वोट देना चाहते हैं, तो वो उस टाइम हम देखेंगे कि उस सीट के लिए जो नॉमिनेटेड होगा, अगर हमें लगेगा कि यह डेवलपमेंट हमारे एरिया की, हमारे वार्ड की करवा सकेगा, हम तो उसी को वोट देंगे। जी। तो अभी आप कोई भी अपने जो पत्ते हैं वो नहीं खोलेंगे? नहीं, पत्तों की बात नहीं है अंशु जी, हम देखेंगे कि उस पोस्ट के लिए डेवलपमेंट इशू पे हम अब वोट देंगे। तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट कौन करेगा या फिर कर रहा है अभी? वो टाइम वक्त आने पे देखेंगे, जो नॉमिनेट होगा हम देखेंगे कि बीजेपी वालों ने किसको खड़ा किया है, कांग्रेस वालों ने किसको खड़ा किया है, उसके बाद हम अपना डेवलपमेंट पे देखें, वोट देंगे। चलिए एक जो सवाल है वो लगातार हम खड़ा कर रहे थे, हालांकि हमारी कवरेज के बाद कहीं ना कहीं जो फर्क देखने को मिला है, रियासी के बस स्टैंड को कचरा स्टैंड बना के रखा था और तमाम लोग जो वहां पे वाहन चालक हैं, कंडक्टर हैं या आसपास में जो दुकानदार हैं वो उससे परेशान थे, या फिर बाहर से आने वाले लोग भी जो गाड़ियों में बैठते हैं बदबू के कारण परेशान थे और गंदगी फैली रहती थी। तो उस पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी क्या ये बात, जब भी आपकी मीटिंग होती है, क्या कभी भी ये बात नहीं उठाई कि रियासी के बस स्टैंड को इस तरह से कम गंदा ना किया ये हर मीटिंग में हमने ये इशू उठाया हुआ है। हमने जो अभी लास्ट मीटिंग हुई उसमें भी ये इशू उठा। तो मैं आपको अंशु जी थोड़ी बात क्लियर कर दूं, लेकिन उतना दर्द मुझे नहीं लगता कि आपको दिखा जितना होना चाहिए था। जितना वोट मांगने से पहले आप लोगों को कन्विंस करते हैं, उस तरह से दर्द अब आप देखने को नहीं मिलता। जी अंशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ बस स्टैंड में जो हुआ है, हम बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये जगह ही अच्छा नहीं है, ये डंपिंग यार्ड की ये जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी अपना हमारी म्यूनसिपैलिटी को बीजेपुर में जगह मिली थी 10 कनाल के करीब शायद, तो उधर के जो लोगों ने वहाँ पर नहीं बनने दिया, तो उसके बाद हमें वार्ड नंबर 13 में कोई सुलह वाली साइड में जगह निशानदेही की गई थी, पर उधर भी लोगों ने शायद नहीं बनने दिया। तो जब तक जगह नहीं मिलेगी, अंशु जी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, लेकिन लोग कब तक ये सहन करेंगे? आप लोगों को, आप नुमाइंदे हैं, आप लोगों के, आपको जिताया है लोगों ने अपने कीमती वोट से, आपको इस पर जल्दी से फैसला लेना चाहिए। लेकिन कितने लंबे समय से बस स्टैंड को गंदा किया जा रहा है। जी अंशु जी हर मीटिंग में हमारा ये इसी पे ही आप देखना, पीछे हमारी जितने भी इश्यूज रहे हैं, इसी पे पहला इशू ही हमारा यही रहता है कि जल्द इशू रहता है, हल नहीं होता समझ नहीं, जल्द से जल्द जगह जो है आइडेंटिफाई की जाए। उसके लिए आपको पता है प्रोसीजर चाहिए। हम जगह तो देख लेंगे कि ये जगह, और उसके लिए हमें पहले हम डीसी मैम से बात करनी पड़ेगी और कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कागज बनाने पड़ेंगे। फिर हमें अगर वो जगह अलॉट होती है तो उसके बाद एक टेंडर होगा कि वहां पे शेड बनाया जाए, पिट बनाई जाए। लोग इतना कुछ नहीं समझेंगे ना, लोग तो ये देख रहे हैं कि रियासी का बस स्टैंड गंदा पड़ा हो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि रियासी के बस स्टैंड में इस तरह से कचरा फेंकना चाहिए? अंशी जी, मेरा ये कहना है कि जो बस स्टैंड है वो सेंटर होता है, किसी भी जगह का सेंटर होता है, और सेंटर जो होता है वो उस जगह का दिल होता है।
जब दिल खराब है तो पूरी सिटी ही खराब है। जो मीटिंग हमारी होती है, मंथली मीटिंग होती है, उसमें हमने बहुत बार ये इशू रखा कि डंपिंग यार्ड जो है वो बस स्टैंड पे नहीं होना चाहिए। इवन कई बार तो बहुत सारे पार्षद ने क्विट भी किया हुआ है उस पर। तो मसला ये आता है कि जो मैडम ने विजयपुर में जगह दी थी, 10 कनाल के करीब वो जगह दी थी, वो किसी इशू की वजह से वो जगह नहीं मिल पाई। उसके बाद उन्होंने जो जगह दी वो दी हुई है वार्ड नंबर 13 में। अब वार्ड नंबर 13 में जो जगह दी है वो आबादी वाली जगह है, वहां पे लोग हैं, और आप जानते हैं कि यहाँ से उठा के वहाँ ऑफिसेज भी हैं। मैं विजिट तो नहीं किया वहां पे, लेकिन ऐसा सुना है कि वहां पे लोग, आसपास आबादी है, और आबादी के बीच में बस स्टैंड से उठाकर आबादी के बीच में डंपिंग यार्ड बनाना वो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए सर से हमारी बात हुई तो सर बोलते हैं हम भी मजबूर हैं, पूरे शहर का कचरा उठाएं तो कहाँ रखें। तो हमने उनसे बोला था कि आप कहीं भी रखो लेकिन बस स्टैंड पे नहीं, बस स्टैंड पे नहीं होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं दूसरी जगह भी तो नहीं है, कहाँ रखें हम। तो जो सुबह वो कचरा उठाते हैं बोलते हैं अगर बड़ी गाड़ी हम ले जाते हैं, आपने रोड देखा होगा जो निम्बला की जगह है वहां पे ये बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है। तो छोटा ऑटो जो है वो कितने चक्कर लगाया, क्योंकि 2 ही ऑटो हैं तो वो पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि ये जो मसले का हल जो अभी जो जल्द से जल्द निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। तो इस मसले पे हमने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो हम डीसी मैडम से इस मसले पर बात करने को तैयार हैं। हम मैडम के पास जाएंगे, वो कुछ ना कुछ इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है ये। लेकिन आपको नहीं लगता देरी कर दी आपने काफी? इतने लंबे समय से लोग वहां पे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और ये वार्ड नंबर 8 के आप पार्षद हैं, वरुण शर्मा जी वार्ड नंबर 3 के हैं, लेकिन तमाम वार्डों के लोग और बाहर से भी आने वाले लोग वहां से गुजरते हैं, तो सभी को समस्या पेश आती हैं। और इसके साथ ही जो एक इमेज बनती है शहर की, उससे तो सभी का नाम खराब होगा ना। जब शहर का नाम खराब होगा, और सबसे पहले तो उन नुमाइंदों का नाम खराब होगा जिनको जिताकर लोगों ने भेजा है ये सब समस्याएं दूर करने के लिए। शर्म की बात है हमारे लिए, हम ये मानते हैं, हमारे लिए बहुत देश में स्वच्छ भारत भी चल रहा है। हाँ, ये दौर भी कुछ का कोई फायदा ही नहीं है जब तक हम खुद इसको साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हैं। और अब तो और ज्यादा परेशानी इस बात की है अंचित की कि 8 तारीख से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, जबकि 1 से भी स्कूल खुल चुके हैं। आपने कवरेज ली है, मैंने देखी थी। बच्चे वहां से गुजरेंगे, बच्चे वहां पे रेडियां लगती हैं, कुलचे की रेडी लगेगी या कुछ भी, बच्चे वहां से खरीद के खाते हैं। वही गंदगी, वही मक्खियां वहां बैठ रही हैं, वही और आप जितने मर्जी वैक्सीनेशन करवा लो, जितनी मर्जी सफाई करवा लो, जब तक ये चीज साफ ना होगी तो तब तक तो बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल है। और कई तरह की बीमारियां हम तो खुद परेशान हैं कि क्या करें। वो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, दूसरा रास्ता। मैं तो खुद ये बात भी मैंने बोली कि हर रेडी के आगे एक बड़ा प्लास्टिक का डस्टबिन होना चाहिए जिसमें सारी गंदगी जाए। लेकिन फिर मसला वही आता है कि वो गंद भी तो कहीं डंप करना है। तो जब तक जगह नहीं मिल जाती, ये तो मुश्किल है हमारे लिए भी, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लोग हमसे सवाल करते हैं, तो है मुश्किल है। अब डीसी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से भी कि वो अगर ये देख रही हैं तो जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। जी। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, पार्षद बने करीब 2 साल से ज्यादा समय आपको हो चला है, तो क्या ऐसे मुद्दे थे, क्या ऐसे वादे थे जो आपने लोगों से किए थे, और कितने वादों पर आप अभी तक खरा उतरे हैं? आप बताइए, उसके बाद हम कुछ क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगे। जी अंशित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ अंशित जी, जब मेरी इलेक्शन हुई थी तो जब मैं लोगों के घर में वोट मांगने गया तो लोगों ने मुझे 2-3 वादे जो मैंने लोगों से किए हुए थे वो मैंने अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। जो 3 वादे मुख्य वादे थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोगों की समस्याएं थी मेन, ठीक है। एक मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। एक के घर में जाने के लिए रास्ता नहीं था। उस बुजुर्ग औरत ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा जब मैं वोट लेने परिवार वो नहीं, उस रास्ते को 5-7 घर जो हैं वो टच करते हैं। और उन्होंने मैं जब वोट मांगने गया उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा जो अर्थी होगी वो किस रास्ते से निकलेगी। क्योंकि अंशित जी उनके घर को जाने के लिए ना मैं बोलूंगा महज कोई 2 फुट का रास्ता होगा,
2 फुट का था, 2-1.5 फुट का इतना ही था। तो उसके साथ ही एक नाला था, बड़ा नाला था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं तुम्हें वोट देती हूँ तो फर्स्ट जो है कि इसको नाले को आप कवर कर दो कि मेरा आने जाने का रास्ता नहीं है, और सीढ़ियाँ बना दो। नाला कवर हुआ। जी, मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं आप। और 2 थी गलियां जो मेन हमारी नई बस्ती की गलियां थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो लोगों ने मुझे बोला गया था कि ये गलियां कंप्लीट करनी है, वो भी मैंने जो 3 वादे मेन लोगों से किए थे वो मैंने अपने कंप्लीट कर दिए। और अंशित जी मैं आपको एक बात और बता दूं। ये तो 3 वादे थे ना, लोगों ने तो काफी एक्सपेक्टेशन के साथ आपको जिताया होगा कि चकाचौंध होगी, पूरे वार्ड में साफ सफाई होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम जो चौक है नई बस्ती का, वार्ड नंबर 2 और 3 के बीच का जो चौक है, वहां पर जो डस्टबिन लगा हुआ है उसकी हालत हमने मीडिया कवरेज में भी दिखाई है, अपनी कवरेज में। तो उस पर क्या कहेंगे? वो आज तक बदला नहीं गया है। और जो कचरा है कई बार हमने देखा है कि डस्टबिन के बाहर फेंका जाता है। तो उस चौक की हालत भी आप बदलने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। जी अंशित, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपने चौक की बात की। अंशित जी, उस चौक में क्या है, वार्ड नंबर 2 के भी लोग वहां पे ही दम करते हैं अपना कचरा, और वार्ड नंबर 3 के भी, ठीक है। और उधर क्या है, उस चौक में एक डस्टबिन बड़ा पुराना लगा हुआ है वहां पर, और उसके साथ ही डस्टबिन तक बदला नहीं गया अभी तक, वो नहीं बदल पाए आप। एक ट्रांसफार्मर उसके साथ लगा हुआ है। अंशित जी, वो डस्टबिन, हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो बड़ा पुराना डस्टबिन लगा हुआ है वहां पर। ये नाकामी आप मानते हैं कि टूटा हुआ डस्टबिन आपने लगाया, ऊपर से कचरा डालेंगे और वो सड़क पर जाएगा? नहीं अंशित जी, जब मैं जीता था वो डस्टबिन की हालत तब ठीक थी। तो उसके बाद खराब हाँ हुई। नहीं, यानी उसके कि बाद वो पहले ठीक थी, आपके जीतने के बाद ही खराब हुई और आप देखते रहे, डस्टबिन तक नहीं बदल पाए। नहीं अंशित जी, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि उसके बाद मैंने रिक्वायरमेंट अपने म्यूनसिपल कमेटी में डाल दी। उन्होंने बोला कि हमने डस्टबिन जो है जैम से, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वहां से हम खरीद रहे हैं, और जैसे ही वरुण जी आते हैं फर्स्ट हम आपके चौक में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमें 1 साल ही हुआ था अभी, तो उसके बाद ये कोरोना वाला सदर चल पड़ा। जैम से उन्होंने खरीदे हुए हैं, वो शायद अभी मेरे ये हिसाब से लास्ट मीटिंग में भी बात हुई थी कि डस्टबिन कब तक आएंगे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वरुण जी बड़ी जल्दी आ जाएंगे और आपके वो चौक में वो डस्टबिन हम बदल देंगे। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं चौक में आएंगे, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन जनता क्या इसे समझ पाएगी? जो ये कागजी कार्रवाई है या ये टेंडर प्रक्रिया है, कब आएंगे कब लगेंगे? जनता को तो सफाई चाहिए, जनता को डस्टबिन चाहिए, यहाँ वो कचरा जो दिन भर नहीं दे पाए। अंशित जी, मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट यही रहती है कि सुबह वो कचरा 9:30 बजे तक उठ जाए, और मैं उसको उठवाता भी हूँ डेली 9:30 बजे वो कचरा मैं उठवा देता हूँ वहां से, क्लियर कर देता हूँ। हमने कई बार दोपहर तक भी वो कचरा वहां पे पड़ा हुआ देखा है, रात को भी वहां पे कचरा जमा देखा है। अंशित जी, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात, दुकानें खुलती थी जब लॉकडाउन था, आपको भी नॉलेज में होगा दुकानें तब कितने बजे खुलती थी, 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, या 3 बजे तक या 2 बजे तक। तो लॉकडाउन की मैं बात नहीं करूंगा कि आप बोलोगे कि कोरोना की आड़ में हम ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि डस्टबिन के अंदर डालना है। कहीं चौक में आएंगे वो यूं लिफाफा, एक वार्ड में बड़े ज्यादा दुकानें या फिर बड़े ज्यादा लोग नहीं होते, आप घर घर जाके भी उन्हें समझा सकते हो, जागरूक कर सकते हो लोगों को। अंशित जी, लोग देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं घर घर लोगों को समझाया है मैंने। इवन कि मेरे चौक में जो दुकानें हैं, मैंने उनको भी दुकानों में जाके समझाया हुआ है कि डस्टबिन के अंदर ही डालना है, बाहर नहीं फेंकना है। डस्टबिन तो टूटा हुआ है, लेकिन नहीं अंशित जी, डस्टबिन टूटा आप उसको बिल्कुल टूटा हुआ नहीं कह सकते, उसके अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से डालेंगे तो डलेगा। और उसमें मैं कोई चीज आपको और क्लियर कर दूं, अंशित जी, गाय डस्टबिन के अंदर मुंह मार के लिफाफे को बाहर खींच देती है। तो ये नाकामी किसकी है? अब ये सवाल आपने ही अपने ही खिलाफ कहीं ना कहीं ये सवाल उठा दिया, ये नाकामी किसकी है? मवेशियों को पहले कैटल शेड जो बना है वहां पे लेकर ले जाया जाता था, वहां रखा जाता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया। तमाम शहर में मवेशी घूम रहे हैं, वो गोबर करते हैं, गंदगी फैलती है, दुर्घटनाएं होने का खतरा भी लगातार बना रहता है, जाम की स्थिति भी रहती है कई गलियों में, कई सड़कों पे। तो ये नाकामी किसकी है आखिर? आप भी पार्षद हैं, आप भी मीटिंगों में ये मुद्दे लगातार उठा सकते थे, लेकिन ये नाकामी तो आपकी। जी अंशित जी, मैं आपको बता दूं, जो आप मवेशी वाला आपने मुद्दा उठाया, हमने मीटिंग में ये फर्स्ट जब हमारी ये इस टॉपिक मीटिंगों में जो बातें हुई वो कहीं ना कहीं जनता को तो रिजल्ट चाहिए ना, जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को रिजल्ट चाहिए। अब हो रहा ये है कि पूरे शहर में मवेशी घूम रहे हैं, ये स्थिति है, डस्टबिन आपका टूटा हुआ है, रिजल्ट कहाँ है? मैं आपको वही बता रहा हूँ।
अंशित जी, जब हमने यहाँ से मवेशी उठाना शुरू किए, ठीक है, उठा के हम कैटल शेड में ले गए। उसके बाद लोग, हमने पहले ही लोगों को बता, मैंने अपने वार्ड के लोगों को बता दिया था, मैं अगर आपका जानवर पकड़ा गया तो मेरे पास बिल्कुल नहीं आइएगा कि उसको छुड़ा दो या ये कर दो वो कर दो, मेरे पास बिल्कुल नहीं आइएगा। उन लोगों ने अपनी अपनी गाय जो है वो अंदर बांधी। तो उसके बाद अभी कैटल शेड आपको पता है यहाँ से अब गार बलिया में चला गया है, वहां पर सरकारी कैटल शेड तो वहीं पे है, वो वहां पे गौशाला नहीं, वहाँ गौशाला स्थित हो गई है। और उसका जो भी है वो पहले हमारे कमेटी नीचे खर्चा कर रही थी जो भी था, अब उन्होंने शायद वहां पे बंद कर दिया है। तो अब गौशाला वहां पे खुल गई है, तो अब वही करेंगे प्रॉपर। जो डीसी मैम से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने गौशाला के लिए ही हुआ था। तो गौशाला में अब ले जाने के लिए प्रक्रिया, ले जाने के लिए अब मुझे आप बताओ कि जब हमने कैटल शेड नीचे था तब भी तो गाय सिटी में थी, वो किनकी थी? हमारे लोगों की थी, किसी बाहर की गाय नहीं आ रही थी अंदर। चलान भी किया गया लोगों को। बिल्कुल किया गया, बिल्कुल। मैं तो बोलूं जिसकी मिलती है तो आप ले जाएं, कमेटी वाले उठा के ले जाएं। ये दो मुद्दों पे, एक जो डस्टबिन वाला और एक मवेशियों वाला, क्या आप इस पर काम करेंगे, हल करवाएंगे इन दोनों मुद्दों? अंशित जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। एक मवेशी को डीसी ऑफिस के बाहर, बड़ी पुरानी बात है, एक ट्रक लग गया था, उसका ये वाला जबड़ा पूरा निकल गया था। मैं उसको वेटनरी हॉस्पिटल ले गया और वहाँ के हमारे संजय जी जो है वहाँ के, तो उन्होंने देखा उसको, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको ना टांके वगैरह नहीं लग सकते। तो मैंने बोला जैसे मर्जी करो, इसको बेचारे को लगाओ जो भी है। फिर हम रात को, मैं खुद उनके साथ लगा और उसका पूरा जबड़ा हमने पकड़ के मैं उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि जो मवेशी बाहर घूमते हैं, जो कचरा वो खाते हैं, बीमार होते हैं। आज ही वार्ड नंबर 7 से शायद एक बीमार गाय की फोटो मेरे पास आई, फिर मैंने भी कांटेक्ट किया, लेकिन शायद उसकी जान नहीं बच सकी। कल ज्योतिपुरम से मेरे पास फोटो आया था। तो इस तरह की तमाम चीजें होती हैं। ये चीजें तभी होती हैं जब मवेशियों को खुला छोड़ा जाता है और बाहर का वो लिफाफे भी खाते हैं और इसके साथ ही कचरा भी खाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं और कुछ मवेशी इससे मर भी जाते हैं। यहाँ आरा जी, वार्ड नंबर 8 में जो तमाम समस्याएं थी, क्या हल करवा दी आपने? या कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल आपने करवाया है, और आगे कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए आप काम करेंगे और उन्हें हल करवाएंगे? जी जी, जब मैं जीत के आई थी, शायद इंटरव्यू भी किया था आपने, तो मैंने आपको सबसे पहली जो आपने बताई थी समस्या कि हमारे वार्ड में जो है, पूरे रियासी में वार्ड जो है 13 वार्ड हैं, 13 में से 12 वार्ड में सीडीएफ का पैसा लगा था। तो आप तो जानते हैं कि जो आम आदमी होगा, अब हमारे जैसा जो स्कूल में एक एज ए टीचर काम कर रहा है, तो उसको सीडीएफ के बारे में क्या पता होगा, सीडीएफ क्या है। तो सीडीएफ का पैसा जो था वो 12 वार्ड में लगा था, सिर्फ वार्ड नंबर 8 में सीडीएफ का कोई भी पैसा नहीं लगा था। तो बड़ा ऐसे दुख होता था देखकर कि पूरे शहर की गलियों में टाइलिंग हुई है, टाइलें लगी थी, लेकिन छोटी मस्जिद से लेके और हमारे घर की गली में आगे तक वो थोड़ी सी गली जो है उसको छोड़ दिया गया था। वहां पे कोई टाइल नहीं थी, वहां पे पानी की प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज्यादा। और ऐसा होता था कि तीसरे चौथे दिन जो है लोग आपस में इतने झगड़ते थे कि मतलब एक दूसरे को मारते थे। वो पानी की इतनी हालत खराब थी। वहां पे पाइपें जो थी वो मैं नहीं कहती किसने रखी क्या है, लेकिन इलेक्शन से पहले वहां पाइपें रखी गई थी कि इलेक्शन खत्म होते ही यहाँ पे वो पाइपें लगाई जाएंगी, पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई तो रात को पाइपें उठानी शुरू हो गई। अब मेरी पीएचई में बात हुई, मैंने उनसे बात की तो वो पाइपें उठा रहे थे, नहीं जी ये वो आप तो जानते ही हैं। फिर ये शायद वरुण जी भी जानते हैं और म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट भी जानते हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि मैंने पूरे 3 महीने लगाए हैं पीएचई के चक्कर लगाते लगाते, और उसके बाद ये काम जो है वो हमारे वार्ड में हुआ। और वो समस्या हल होगी पानी। हाँ, और ये भी काम ऐसे नहीं हुआ था। फिर हमने किया कि ऐसा हुआ, जिन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए थे तो हमने सारे न्यू कनेक्शन लिए और उसकी पूरी रसीद जीआर काटी गई, और जिसने जीआर कटवाई वहां पानी की समस्या को खत्म हुआ। मतलब तकरीबन समस्या जो है जो है पानी की वो खत्म हुई है। दोनों पार्षदों ने जो वादे ये इन्होंने कहा कि इन्होंने किए थे,
जो अब ये हल करवाने का दावा कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम अपने दर्शकों से कहेंगे जो भी बातें इन्होंने कही उस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। जो वादे हल करवाने का दावा ये कर रहे हैं, क्या वो वादे वाकई में हल हुए हैं या नहीं हुए, उस पर अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये पार्षद कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। और इसके अलावा और अब क्या मुद्दे हैं जो अब देखते हैं आने वाले दिनों में आप कोशिश करेंगे हल करवाने की। और सफाई व्यवस्था की बात करेंगे आपकी वार्ड की, वो व्यवस्था के बारे में बताइए। सबसे पहले तो अंशी जी मैं आपको ये बोलूंगी कि जो सवाल आपने हमसे किया, क्योंकि चोर कभी खुद को नहीं बोलता वो चोर है, जो सवाल आपने हमसे किया मैं चाहती थी कि आप पब्लिक से करते ये कमेंट के जरिए पब्लिक अपना जवाब दे देगी, पब्लिक से सवाल करते और वो सीधे आपको जवाब देते कि क्या हुआ है क्या नहीं। दूसरा टाइल का था, टाइल का भी हमारी गली आज आप जाके देख सकते हैं, वो भी काम हो चुका है। तीसरा था कि मैं अपने वार्ड में अक्सर चक्कर लगाती हूँ। हमारे वार्ड में एक गली थी, जो एक्स प्रेसिडेंट है हमारे, वो गली थी। उस गली में शायद पिछले 25-30 साल से कोई पोल नहीं है उस गली में, वहां लाइट नहीं थी। प्रेसिडेंट रहे वो तब, जो एक्स प्रेसिडेंट है, नहीं थी वहां। मैंने कहती वहां पोल ही नहीं है, पोल ही नहीं है उस गली में। तो मैंने जब देखा, मैंने वहां जब राउंड लगाया तो वहां के लोगों ने हमें कहा कि यहाँ तो काफी अंधेरा रहता है, यहाँ लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। मैंने म्यूनिसिपैलिटी से लाइट्स ली, लोगों से बात की उस मोहल्ले के, आप वहां चक्कर लगा सकते हैं जाकर, शायद लोग भी कमेंट में बोलेंगे। वो मैंने लाइट्स ली म्यूनिसिपैलिटी से, लोगों के घरों से कनेक्शन लेके उनके घरों के बाहर लाइटें लगवाई मैंने, और आज उस गली में लाइटें हैं। लेकिन 6 घंटे का तो कट हो रहा है अब। हाँ, 6 घंटे का कट हो रहा है, वो तो सभी को जूझना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, पार्षद उस पर भी नहीं बोले, क्योंकि नुमाइंदे हैं ना आप जनता के, चाहे वार्ड नंबर 8 के हैं, वार्ड नंबर 3 के हैं, लेकिन वहां के लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, और बिजली जैसी एक जरूरी जो नीड होती है लोगों की, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, उसके बिना तो काम नहीं होते ना। आप ये नहीं कह सकते कि हमने बात नहीं की। पिछली मीटिंग में जेई आए थे, उनको बुलाया था हमने ऑफिस में, हमारी बात हुई उनके साथ। इवन मैंने जो हमारा तालाब वाला ट्रांसफार्मर है वो हमेशा खराब ही रहता है, हमारे मोहल्ले की लाइट आती जाती रहती है, हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि जो ये केबल बिछ रही है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो उन्होंने हमसे कहा, मैं वही बात बोल रही हूँ आपकी। हमारी जेई सर से बात हुई, वो आए थे, उन्होंने बोला कि ये केबल बिछने के बाद जो काम लगा हुआ उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मे बी जब तक केबल का काम चल रहा है ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े, तो आपके साथ साथ हम भी हैं। और दूसरी बात है कि वार्ड का जो है, एक हमारे वार्ड में आगे जाकर वहां भी कोई पोल नहीं था, वहां मैंने फिर सोलर लाइट लगवाई। जहां तक हम कर सकते थे वहां तक हमने किया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि अपने वार्ड में मैं किसी को किसी शिकायत का मौका ना आने दूं। तो बाकी वहां के लोगों की जो मेन प्रॉब्लम होती है, नल का पानी, तो वो तो हमें ही बोलेंगे। लेकिन जब भी कहीं तार गिर जाती है या कुछ होता है, लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं उसी टाइम वहां पहुंचती हूँ और फोन करके जहां तक मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। जब आप चुनावी प्रचार कर रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे, तो तब आपको क्या सोचते थे आप कि आप जीतेंगे, आपके पास क्या पावर होगी, आप चुटकी बजाएंगे और काम हो जाएंगे, क्या यही सोचते थे आप? और जब जीतने के बाद क्या वैसा देखने को मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके पास पावर्स हैं कि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें दे सकते हैं, या जो परेशानी आ रही है उन्हें, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं? जो बातें हुई थी आपको पावरें देने की, वो मिली हैं या नहीं मिली हैं, या मिली हैं तो कितनी मिली हैं, और क्या क्या पावर्स आपके पास इस समय है? कितने डिपार्टमेंट्स में जाकर आप इंस्पेक्शन या वहां का विजिट कर सकते हैं और अपने लेवल पर क्या बदलाव ला सकते हैं? जहां तक आपने बोला पावर्स की या फिर लोगों की मदद करने की बात है, सबसे पहले तो हमारे वार्ड में या कहीं भी, मैं ये वार्ड का नहीं देखती हूँ, शायद ये 1-2 बार इशू भी उठा कि मैडम अपने वार्ड को छोड़ के दूसरे वार्ड में भी काम कर जाती है, होती है प्रॉब्लम एक दूसरे को। जब मैंने अपने वार्ड में अगर पूरी तरह से काम करें उसके बाद करें, हो सकता है कि लोग ये सोचते हो कि अपने वार्ड में नहीं कर रहे और दूसरों के वार्ड। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, सोच का कुछ नहीं है। तो बाकी जब मैंने इलेक्शन लड़ी थी तो ये सोच के लड़ी थी कि शायद मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं,
ऐसे मैं स्कूल में रहते भी, आप वहाँ स्कूल में भी बात कर सकते हो, स्कूल में रहते हुए भी मेरी यही आदत थी कि अगर कहीं मैं किसी को देखती थी, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो मैं कभी पीछे नहीं हटती थी, मदद करती थी। तो शायद यही वजह है कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी अभी भी मेरे घर आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं वो। तो जहाँ तक अपने यहाँ के लोगों का, हर वार्ड के अपने ही लोग हैं, सिर्फ यही है कि डिवाइड हो गया कि इतना हिस्सा उनको। तो जो भी हमसे बात करता है, जो भी अपनी बात को आगे रखता है, तो कोशिश करते हैं उसके लिए, स्ट्रगल करने के लिए तो है, स्ट्रगल करते हैं हम। अभी आपने देखा जब कैंप लगा था यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में, तो हम लोग वहाँ मौजूद थे, डोमिसाइल बनवाए हमने लोगों के, हमने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाए लोगों को, हमने पेंशन के कागज बनवाए, और एक दो विडो लेडीज थी जो काफी। इससे पहले ये पेंडिंग थे क्या? इससे पहले क्यों नहीं बनाए? ऑफिसों में जाके तो ये काम हो सकता था। एक्चुअली अवेयरनेस भी नहीं थी, अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में। और जब इन्होंने कैंप का, और लोग आजकल, ये हमारी भी बात है, मैं नहीं कहती लोगों की, लोग चाहते हैं कि काम हो जाए, हमें ज्यादा दौड़ना भी ना पड़े और काम भी हो जाए। तो जब यहाँ कैंप लगा, लोगों ने सोचा कि नजदीक है और हम जाएंगे तो काम हमारा उसी टाइम हो जाएगा। तो वो लोग आए, हम भी रोज जाते थे, वहां बैठते थे। तो अपने वार्ड के लोगों को भी हमने अवेयर कर रखा था कि अगर आपका कोई मसला है, जैसे राशन कार्ड का मसला था किसी का, या डोमिसाइल का मसला था, आधार कार्ड का मसला था, तो लोग आए, वहां पे हमने काम करवाए उन लोगों के। और एक दिन के अंदर डोमिसाइल भी इशू करवाए हमने। तहसीलदार साहब वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, उन्होंने डोमिसाइल इशू करवाया, आधार कार्ड का भी हुआ। इवन आयुष्मान भारत के लिए जो गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, वो उनके हमने। चलिए ये सब हुआ। अब एक सवाल की, क्या यहाँ आरा खान जी अपने आप को नगर पालिका रियासी के प्रधान पद पर या उप प्रधान पद पर भी देखती हैं? क्या ऐसा इमेजिनेशन आपके माइंड में चलती है ऐसी कि, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्णायक सीट आपकी है, दो जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं सभी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं, तो क्या आपके मन में चलता है ऐसा कि मैं भी प्रधान बन सकती हूँ, कोशिश करती हूँ? नहीं आंटी जी, हम ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं, और मैं ग्राउंड पे रह के काम करना चाहती हूँ लोगों का। प्रधान का भी काम तो ग्राउंड पे रहकर काम करना है ना, समस्याएं देखना। हाँ, ईमानदारी के साथ ये जवाब नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती कि मैं प्रेसिडेंट की सीट पे बैठना चाहती हूँ या क्या है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ एज ए काउंसलर, मैं लोगों का काम करूँ, बस। मेरे लिए सीट इतनी मैटर नहीं करती। चलिए वरुण जी, अब सेफ सवाल जो है वो आपसे है कि अपने आप को आप प्रधान या उप प्रधान पद के लिए देखते हैं? क्योंकि आप भाजपा के खेमे में दिखते थे पहले, लेकिन उसके बाद आपने कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है उनके खेमे में आपने वोटिंग की थी, जो अंतिम बार शेष है। तो कहीं ना कहीं क्या प्रधान पद का लालच भी था, उप प्रधान पद की बात हुई थी, या क्या हुआ था उस पूरे जो वोटिंग हुई थी उस प्रकरण के बारे में? जी अंशी जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पहली बात, प्रधान उप प्रधान के लिए मैंने कभी नहीं सोचा, आज तक नहीं सोचा। और जब अगर ऑफर होता है आपको उप प्रधान या प्रधान पद, तो क्या छोड़ेंगे या बनेंगे? नहीं अंशी जी, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि जब मैं जीता था तो मुझे दोनों साइड से बोला गया था कि इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। अंशी जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जो है, मेरे घर परिवार सारा बीजेपी का ही है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लोगों की इच्छा थी, ठीक है। उससे पहले मैं एक सोशल वर्कर था, लोगों ने मुझे उस नज़रिए से देखा, और 2010 के बाद मैं सोशल वर्क की लाइन में आया हूँ, और मैं आज भी सोशल वर्क ही करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बोल दूं कि पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, इसमें झूठ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, और इसमें मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर रहना चाहता हूँ। ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं ये झूठ बोलते हैं, आप कैसा कहना है? ये दुनिया जानती है, ये आपके व्यूअर्स सारे जानते हैं, ये पब्लिक जानती है कि कौन झूठ बोलता है कौन नहीं। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अंशित जी, मेरे वार्ड में आपने देखा होगा एक PHE का अपना वाटर प्लांट है, ठीक है, जहाँ से सारी रियासी को पानी मिलता है।
तो आप एक बार मैं वहां पे गया था, उधर के ढक्कन जो है ना उनकी हालत टूटे हुए थे। ठीक है, आपने शायद एक बार कवर भी किया था उसको। तो अब उसके बाद ही विद इन डेज में पीएचई डिपार्टमेंट जागा और उन्होंने ढक्कन वगैरह वहां पर प्रॉपर तरीके से लॉगिंग कर ली। और अंशी जी, मेरा आज भी मैं पीएचई डिपार्टमेंट में आज भी उनके टच में हूँ कि जो ये अपना प्लांट है, जो फिल्टर प्लांट को आज तक नहीं चलाया गया। और ये मेरे हिसाब से 15-16 साल से नहीं चला हुआ। ये जब हमारा माइट ऑन माई प्राइड हुई थी तो मैंने उस मीटिंग में भी जो सर आए हुए थे, मैंने उनको बोला और उन्होंने एडब्ल्यू जो आए थे उनको बोला कि ये इतने सालों से क्यों नहीं चला। उन्होंने बोला सर इसके लिए हमारे पास अब हम नया बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आज तक नहीं बना। 15-16 साल से रियासी के लोग जो है गंदा पानी पी रहे हैं। यानी कि फिल्टर प्लांट काम नहीं करता और पानी फिल्टर होकर नहीं आता है। बिल्कुल अंशी जी, बिल्कुल। कितने लोगों को, रियासी के कितने वार्ड में? अंशी जी, वो पूरी रियासी को पानी जाता है, गार बलियां से लेके महादेव से लेके ये हर जगह वो भी पानी जाता है, एक बीजेपुर को छोड़ के। बीजेपुर में शायद अपना प्लांट है, तो ये पानी जो है गार बलियां, हॉस्पिटल, रियासी, महादेव, हर इलाके में यही पानी जाता है। और अंशी जी, ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हुए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट 15-16 साल से नहीं चला हुआ। उस मीटिंग में एडब्ल्यू ने भी ये बात मानी थी। कोई नेता नहीं जागा इतनी देर में कि जो इस मामले को, गंभीर मामले को उठा? ये जब मेरे संज्ञान में आया था अंशी जी, मैंने इसको उसी दिन उठा दिया था इस मसले को। और मैं पीएचई डिपार्टमेंट 2-3 दिन में जागने के बाद उन्होंने वहां पर प्रॉपर लॉकिंग, प्रॉपर जो टूटे हुए थे वो ढक्कन, वो अब उन्होंने ठीक करवा दिए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जरा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की, हमें लोग क्यों जिताते हैं कि छोटी छोटी जो समस्याएं लोगों की होती हैं, पानी, बिजली, यही। तो अगर हम पानी ढंग से, जो मूल सुविधा है हमारे, जी बिल्कुल साफ पानी नहीं दे पा रहे, तो इस फिल्ट्रेशन प्लांट को मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, या अगर नया बन रहा है तो उसको जल्दी से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, चलाया जाए, तो लोगों को साफ पानी जो है रियासी में दिया जाए। अंशी जी, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे वार्ड की बात की थी, तो हमारे वार्ड में मैक्सिमम लोग जो हैं वो माड़ी से डाइवर्ट होकर रियासी में आए हुए हैं और बिड्डे से। ठीक है, मेरे वार्ड वोटर नहीं है वहाँ के वार्ड? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब बड़ी पुरानी बात है, 74 के पहले की बात है ये, उधर एक फ्लड आया था, उनकी लोगों की जमीनें वगैरह वो चली गई थी। वो सारों को 1974 एक ऑर्डर है, उसके तहत हमारे लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी। जी हाँ, जमीनें मिली थी। और एक ऑर्डर है 1974 में निकला हुआ कि इनको जमीनें दी जाए और इनके इंतकाल वगैरह किए जाएं। और अंशी जी, मैं जब से जीता हूं मैंने इसमें संज्ञान लिया और हमारे लोगों के इंतकाल ही नहीं हुए हैं। पटवारियों ने और तहसीलदार जो उस टाइम थे, उन्होंने, एक मेजर समस्या है आपके वार्ड के। बिल्कुल। और इसके लिए मैं डीसी मैम को एक एप्लीकेशन दे चुका हूं, उन्होंने एसीआर सर को फॉरवर्ड कर दी है। एसीआर सर ने बोला है कि वरुण, हम एक लिस्ट बना रहे हैं, हम एक लिस्ट बड़ी जल्दी, उन्होंने शायद नायब तहसीलदार और जो हमारे पटवारी हैं प्यार सिंह जी, उनको इसके लिए अभी लगाया है कि एक लिस्ट तैयार करो और इनके जिन लोगों के हैं 1974 के ऑर्डर के तहत इनके इंतकाल किए जाएं। और अंशी, मैं आपको बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंतकाल मैं अपने वार्ड में करवाने जा रहा हूं। और जो माड़ी से और बिड्डा के लोग आए हुए हैं, इनके इंतकाल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इंतकाल तो मेरे वार्ड में कई हुए भी हैं, बड़ी पहले के, जो मेरे जीने से पहले के, मैं शायद छोटा था तब, लोगों के कईयों के पुराने इंतकाल भी हैं। तो मुझे कई लोग बात बताते हैं कि वरुण, हमने उस इंतकाल के लिए पता नहीं कितनी फीस दी हुई है। तो मैं आपको बताऊं अंशी जी, अभी मैंने अपना इंतकाल, अपनी जगह का इंतकाल करवाया। मैं इसमें देखना चाहता था कि इंतकाल होता कैसे है, क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज इन चीज़ों की। मैंने इंतकाल अपनी जगह का इंतकाल मैंने अभी करवाया, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी। शायद उस टाइम तहसीलदार मुमताज सर थे, तो उन्होंने बोला कि आपका नानुओं का बसीका है, तो आप क्या ना लेट फीस लगेगी। मैंने बोला ठीक है सर। तो उन्होंने एक लेट फीस मेरे को 5,000 रुपया जो गवर्नमेंट रिसिप्ट उन्होंने काटी, और 5,000 में मेरा इंतकाल हो गया। कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इंतकाल कराना है तो आप एसीआर सर से मिले, उनको एक एप्लीकेशन दें, तहसीलदार साहब से मिले, अपने नॉर्मल में करवाएं। चलिए अब जो आज प्रदर्शन देखने को मिला रियासी के बस स्टैंड में, रेडी वाले कुछ लोग थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के कुछ नेता भी उसमें आ गए, प्रधान और उप प्रधान, उन्होंने भी उनको समर्थन दिया।
तो उस पर क्या कहेंगे? आज जो दिन भर घटनाक्रम हुआ है, जो ये नारेबाजी हुई है, धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या कहेंगे? अंशु जी, पहले मैं आपकी एक क्वेश्चन आपने और किया था, मैं उसको आंसर देना चाहता हूँ। आपने बोला था पहले आप बीजेपी के पक्ष में दिखे, बाद में आप दूसरे पक्ष में दिखे। मैं आपको एक बात, वो जनता आज लोगों जनता को- जनता जी, के जी, वो जी। सामने है और बिल्कुल, जनता बिल्कुल। देखती है ये सारी चीजें। अंशु जी, कहीं वोटिंग हुई हो, अगर मैंने कांग्रेस को वोट दिया हो, मैं आज ये पद छोड़ दूंगा। अगर मैंने उसको वोट किया हो, आपने क्या क्या किया था वहां पे? मैं आपको बता रहा हूं। जो शेषे का आंकड़ा मैं आपको सामने बताता आया हूं, मैं आपको बताता हूँ अंशु जी, एक्चुअली लोगों को भी मैं आज बताना चाहता हूँ कि वो कोई भी पार्टी वाइज वोटिंग नहीं हुई थी। प्रधान पद को हटाने के लिए वोटिंग हुई थी, प्रधान पद को हटाने के लिए तो वोटिंग आप हुई थी। उनके खिलाफ हैं? हाँ, मैं बोलना चाहता क्यों हूं। क्यों? जी, उन्होंने, देखो अंशु जी, अगर हमारे वार्ड के कोई काम एक छोटे से एक खड्डा निकला था मेरे वार्ड में, और उधर शादियों का सीजन चल रहा था, उधर मेरे मोहल्ले में 2 या 3 शादी थी उसी गली में, और उसके लिए मैं बार बार ईओ साहब को बोला जा रहा था कि सर ऐसे करो ऐसे करो। मैंने चेयरमैन साहब को भी बोला, तो बोलते कि बस आजकल 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 कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मुझे बात बताओ, अगर हम लोगों के छोटे छोटे काम नहीं करवा सकें तो हमें चेयर पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। तो उस मैंने बड़ा उनको बोला, और उसके बाद अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने इनको काफ़ी दफ़ा बोला कि सर ऐसे ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं। तो जो पावरें हैं चेयरमैन की अभी जो काउंसिल में आई हैं, उनके तहत कर सकते थे छोटा छोटा काम। अंशित जी, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने खुद से पैसे लगा के वो खड्डे बंद करवाए हैं। तो मुझे बताओ हम क्या करें। इसलिए आप जो प्रधान है उनसे नाराज थे? मैं नहीं था, हमारी पूरी जो सारे काउंसलर हैं वो सभी थे। भाजपा के काउंसलरों की भी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो हम आपको तो दिख गया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन मेरे साथ था कौन नहीं था, किसने आया किसने नहीं। मैं अपनी बात करूंगा। मैं जहारा मैडम, ठीक है, जोगरा रैना जी थे, इंडिपेंडेंट जो हम थे, ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस वालों ने वो भी थे, वो तो ऑलरेडी खिलाफ ही होंगे। तो उधर क्या प्रक्रिया हुई, उधर हाथ उठाने की प्रक्रिया हुई। जो चेयरमैन के खिलाफ है वो हाथ अपना उठाएं। तो उनमें से आपको पता ही है 6 ने हाथ उठाया, 6 ने नहीं उठाया, तो वो विफल रहा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर फिर से ऐसा होता है तो मैं डेवलपमेंट पे ही वोट करूंगा। जी, वो डेवलपमेंट कौन करवा सकता है? जी, वो आने वाला वक्त आपको दिखाएगा। आपके हिसाब से अभी अगर आपको ये सवाल पूछ रहा हूं मैं, तो विकास कौन करवा रहा है या कौन करवा सकता है? अंशित जी, मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी वाइज के मसले होते हैं। इसमें पार्टी किसको आगे लाती है किसको नहीं, वो चेहरा अभी हम देखना बाकी है। उसके हम देखेंगे, अगर हमें लगा कि हाँ ये करवा सकता है, ये इंसान, ये बंदा जो है ये हमारा काम करेगा, तो हम नेचुरली उसके साथ होंगे। और आपको बात बता दूं, वरुण ने कभी कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं किया है और कभी कांग्रेस को वोट नहीं लेकिन दिया। सभी उद्घाटनों में आप दिखते हैं, और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब भी उन्हीं के पार्षदों के हाँ, साथ मैं आपको एक बात क्लियर करूं, ओम जी वार्ड नंबर 2 के हैं, उन्होंने गली का उद्घाटन किया। वरुण वहां भी था। क्या वरुण बीजेपी का? अगर कांग्रेस के किसने किया? काउंसलर ने। अगर मुझे बुलाया प्यार से, अगर मुझे कोई बुला रहा है, हमारे निजी संबंध भी हैं, हम सिर्फ कांग्रेस बीजेपी पार्टी या इंडिपेंडेंट या ये वो नहीं है, अपने संबंध भी हैं। अगर कांग्रेस उन्होंने के साथ क्यों नहीं जाना चाहते? क्या खराबी है कांग्रेस में? नहीं, अंशित जी, एक अपनी धारा, अपनी विचारधारा है, ठीक है। विचारधारा आपकी बीजेपी की? आप ही? जी बिल्कुल, मैं बीजेपी का एक्चुअली देखो अंशित जी, मैं आपको बात बता दूं, ये सिचुएशन होती है, ठीक है। और सिचुएशन के हिसाब से आप विचारधारा बदल देंगे? नहीं, विचारधारा नहीं, विचारधारा कभी नहीं बदलेगी। मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से बीजेपी का सपोर्टर हूं, बीजेपी का सपोर्टर हूं, बीजेपी का सपोर्टर रहूंगा। हाँ, अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर बीजेपी का कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा है, क्या मैं उसका साथ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं उसका बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। वरुण गलत का साथ नहीं देगा। जी, तो वरुण गलत का साथ नहीं देगा। जहां जी, एक सवाल ये भी कि बंदरों को पकड़ने की बात हुई थी और जंगलों में छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन मुद्दा यूं का त्यों बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं हुआ। क्या आपके वार्ड में भी बंदरों की समस्या है? बंदरों की समस्या तो पूरे रियासी में है सर। तो आपको जिताया है लोगों ने, तो आज 2-2.5 साल के बाद भी अगर आप उस समस्या को हल नहीं करवा पाए, तो दोषी किसे हम ठहराए? आप हमें ही दोषी ठहराए तो वैसे जब अभी पिछले महीने
शायद आप रखवाल फिर साहब आए थे। आप बैठकों की बात करेंगे, नहीं, नहीं, चर्चाओं नहीं, की बात नहीं, करेंगे, सर। परिचर्चाओं की बात आप बात करेंगे, सुनिए ना। लेकिन मसला वैसा ही बना हुआ है। रखवाल साहब आए थे ना यहाँ पे मीटिंग में, सबसे पहला मसला यही उठाया गया था बंदरों के लिए, कि बंदरों ने इतना उत्पाद मचाया हुआ है कि कोई अपने घर का सामान बाहर नहीं रख पाता। वो बच्चों को काट रहे हैं, वो बुजुर्गों को काट रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, खेती की तबाही हो गई है, कोई अपनी फसल नहीं उगा सकता। तो उन्होंने बोला था कि इस मसले का हल जल्द से जल्द होगा। तो म्यूनिसिपैलिटी में भी बार बार यही मसला उठता है, लेकिन उसके वाइल्ड लाइफ में ये तो वहां भी इन्होंने शायद मसला उठाया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम जो है जब हाई अथॉरिटी को आती है ना, तो वो पता चलता है। हमारे जैसे लोग आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। हम उनसे भी आवाज उठाई थी, उसके बाद डीसी मैडम से भी ये बात हुई हमारी, जब हम वहां गए थे वहां भी बात हुई। लेकिन 2-2.5 साल हुए हैं और आगे 5 सालों के बाद आप फिर लोगों के पास जाएंगे तो फिर लोग भी वही उन्हीं को चुनेंगे जिन्होंने उनकी समस्याएं हल करवाई होंगी, बिल्कुल सिर्फ उठाई होंगी, उनको नहीं चुनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि लोग उसी को वोट देंगे जो काम करेगा। लेकिन कुछ काम हमारे हाथ में होते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं भी होते हैं। उसके लिए हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि वो हो जाए। तो आगे तो आपको लगता है आपने ईमानदारी से कोशिश की, अपना 100% दिया उसका? अपना 100% दिया। और आप अगर रकबाल साहब के आने के टाइम की अगर वीडियो देखेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि मैं तो तमाम कवरेज हमने की है, वो तमाम मुद्दे वैसे के वैसे रहते हैं। हालांकि बड़े सारे मुद्दे हल भी होते हैं, लेकिन बड़े सारे मुद्दे जैसे कि रियासी के बस स्टैंड को जो शीप हस्बेंड्री की लैंड है, उसको एक्सटेंशन जो बस स्टैंड की है वो लैंड बस स्टैंड में कर दी जाए, वो मुद्दा भी अभी वैसे का वैसा बना हुआ है। वो तमाम मुद्दे भी लगातार डिस्कशन होती है लेकिन हल नहीं होते। बंदरों के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे याद है म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन के पहले मैं वार्ड नंबर 3 में जब प्रोग्राम कर रहा था, लोगों के घर घर जाकर या सड़क गलियों में घूमकर, तो उस समय मुझे वहां पे कवरेज भी नहीं मैं कर पा रहा था, क्योंकि बंदरों की इतनी समस्या थी उन कुछ घरों में, जो कालिका मंदिर के नीचे के जो घर है, पहाड़ के नीचे के जो घर है, तो कवरेज तक नहीं हो पा रही थी। इतनी समस्या से लोग जूझ रहे थे। समस्या वैसे की वैसी बनी हुई है, आप भी हल नहीं कर पा जी अंशु जी, हमने एक अपना एक मीटिंग में हमने ये मुद्दा रखा हुआ था और हमने वहाँ पर ये मुद्दा उठाया भी। तो उधर से हमें आगे से रिप्लाई यही आया कि इसको बड़े जल्द हल कर दिया जाएगा। वाइल्ड लाइफ वालों को शायद डीसी मैम ने लेटर भी लिखा हुआ है। तो अभी तक हम वही देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ वाले आएंगे तो इनको ले जाएंगे। और आप मुझे एक बात बताइए, और आपको क्या वाइल्ड लाइफ के अलावा कोई और समाधान कोई है इनको निकालने का? कुछ पहले टीम भी आई थी जो नगर पालिका रियासी यहाँ पे थी, शायद कांग्रेस की जो थी, उस दौरान यहाँ पे बाहर से शायद यूपी या बिहार से टीम भी आई थी। उन्होंने बंदरों को पकड़ा भी था, हालांकि कहाँ छोड़ा था इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उन्होंने पकड़ा था। जी अंशु जी वाइल्ड लाइफ पर वो डिपेंड नहीं थे। ओके, तो अंशु जी मैं आपको बता दूं कि इस मसले को हम फिर से एक बार अपने वहाँ उठाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस मसले पे जल्द से जल्द जो है इसको हल किया जाए। जी, ये जो मसला था ना अंची जी, ये जो आपने बोला कि बाहर की टीम आई थी यहाँ मंकी पकड़ने के लिए, ये आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन उस टाइम उन्होंने शायद एक बंदर को पकड़ने के लिए शायद 100 रुपया या 150 रुपया उन्होंने लिया था। इस टाइम वो 1000 से ऊपर की रकम मांग रहे हैं। तो जो मतलब रेट जो है वो काफी हाई रेट जा रहा है। और आप बंदरों की तादाद देखिए कितनी है, यानी कि जो लोगों की समस्याएं हैं वो उसकी कीमत कम है। और नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी कीमत कम है या क्या है। उसके बावजूद भी वाइल्ड लाइफ से बात की गई है और उन्होंने भी, डीसी मैडम ने भी लेटर लिखा। ऐसी बात नहीं है कि लोगों की समस्याओं को छोड़ के तो हम उस तरफ देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि उनसे भी बात हो चुकी है, उस टीम से भी बात हो चुकी है। अगर बात नहीं हुई होती तो हमें रेट का पता नहीं चलता। बात हुई है तो रेट का पता चला है, ऐसी बात नहीं है। हमने उनसे भी बात की है, तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हल निकल जाए। तो आप दोनों मेहमानों का रियासी अपडेट के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 8 के पार्षद यहाँ आरा खान जी और वार्ड नंबर 3 के पार्षद वरुण शर्मा जी। तमाम सवालात हमने इनसे किए और इन्होंने भी जो डेवलपमेंट के काम किए हैं या आगे भविष्य में करेंगे उस पर अपनी बात रखी। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। अगली बार फिर होगी डिबेट किन्हीं और मेहमानों के साथ। फिलहाल नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।